नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पेट का जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, अब वो अक्टूबर में चला गया है। उसी को ख्याल में रखते हुए मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। केवल MCQ बेसिस हो गए, पहले हिस्ट्री के, फिर ज्योग्राफी, फिर हिंदी, इंग्लिश, ऐसे करते करते हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। और इस बात का विश्वास रखिए दोस्तों, हम एकदम ऑन ट्रैक चलेंगे। जितना सिलेबस दिया है पेट के अकॉर्डिंग उतना ही हम करेंगे। इसमें मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम दोस्तों। तो अगर हमारी आवाज़ सब सही हो तो आज की क्लास शुरू की जाए। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। मतलब इसमें कुछ दिल्ली सल्तनत के हैं, कुछ मुगल के हैं, तो इनमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, ये हमें अरेंज करना है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है शिफ्ट 1 में ये यूपीएससी पेट के ही क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश आया, मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके, आपको पता होगा कि 1206 से दिल्ली सल्तनत काल स्टार्ट होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद से खिलजी वंश आया 1296 में इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी आया। उसके बाद से आपका शेर शाह सूरी हुमायूं के समय, और उसके बाद अकबर। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 3 1 2, 4 3 1 2। दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन से संत शिवाजी से समकालीन थे। मतलब जिस समय शिवाजी शासन काल था, जिस समय शिवाजी का, उस समय कौन से इन चारों में से संत उनके शासनकाल में थे। तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य। ये भी यूपीएससी पेट 2021 का शिफ्ट 1 क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि शिवाजी के समय कौन संत उनके समकालीन थे। तुकाराम, इनका पूरा नाम था संत तुकाराम। इनके बारे में आपने सुना होगा कि जब भी भोजन करने बैठते थे तो एक कटोरे में पानी और सुई साथ में रखते थे, ताकि कोई दाना खाना खाने के बाद गिर जाए तो सुई से डुबोकर उसे पानी में और फिर वो उसे खा लेते। मैंने उन्हें उनके अकॉर्डिंग एक भी अन्न का दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये तुकाराम जी का सिद्धांत था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, उससे पहले एडिशनल जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। लेकिन इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो सबको पता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है दोस्तों। चरक संहिता किसने, सुश्रुत ने लिखा था। सुश्रुत ने इसको लिखा था दोस्तों, और ये चिकित्सा से संबंधित है। बड़ा ही सिंपल सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऊपर कर लेता हूं मैं थोड़ा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब इसमें 3 सही हैं, एक गलत है, वो आपको बताना है। तो दोस्तों 261 BC माने बिफोर क्राइस्ट कलिंग युद्ध हुआ था, आपको पता है अशोक के समय हुआ था। और एक और एडिशनल जानकारी लीजिए दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। 13 शिलालेख हैं, जिसमें 13वें शिलालेख में किसके वर्णन है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग युद्ध में इतने खून खराबे हो गए कि अशोक का मन बदल गया और उसने उसके बाद ही बौद्ध धर्म अपना लिया, ये सब जानते हैं आप। दूसरा है 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, दोस्तों बिल्कुल सही, ये भी सही है। किंतु औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। औरंगजेब की मृत्यु कैसे 1709 में हुई। 1605 में तो आपका अकबर मारा, अकबर के बाद से 1605 में अकबर के बाद से उसका पूर्वज आए, उसका बेटा आया, उसके बाद
औरंगजेब आया होगा। तो उसी तरह आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तब भी ये 1709 ईस्वी उसी तरह देखने में ही गलत लग रहा था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत में को इस तीनों यात्री हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। तो सब दोस्तों सबको पता है कि फायान किस किस समय काल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान आया था। उसके बाद से हर्षवर्धन के काल में वेनशांग आया था। और लास्ट में आपका बच जाता है टॉमस रो। तो ये मुगल काल में आया था। तो दोस्तों सबसे पहले कौन हो जाएगा, सेकंड फायान। हमारा देखिए यहाँ सही है 2 3 1 2 3 1। पहले फायान आया, उसके बाद वेनशांग आया, उसके बाद से आपका टॉमस रो आया। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पाया, जो 1761 का युद्ध है दोस्तों। तो ये प्लासी के युद्ध में 1761 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक था पराजित हुआ था। उम्मीद है आपको इस बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। यूं कह लीजिए कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन लैप्स ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत दिया था या फिर जिसने लागू कराया था, उसमें इंचार्ज गवर्नर जनरल में से कौन था। तो सबको पता है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। इसने झांसी, सतारा, आपका ये अवध इस तीनों के में ये इसने हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति का अर्थ ये होता है दोस्तों कि इसने एक नोटिस निकाला कि जिस शासक के अपने कोई पुत्र नहीं है, उनके राज्य को में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिस्से में ले लेगी। वो किसी भी दत्तक पुत्र यानी एडॉप्टेड चाइल्ड को लेकर वो शासक नहीं बना सकते। मतलब आपका खुद का पुत्र नहीं है तो आप किसी और के पुत्र को लेकर आप उस राज्य का शासक नहीं बना सकते। जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई के अपने पुत्र को जहर दे के मार दिया गया था, तो उन्होंने दूसरे को लिया था अपने गोद, जिसकी वजह से हमने शासन से हटा दिया गया। अवध के नवाब जो थे उनका भी यही हुआ। तो उसने सबसे पहले ये हड़प नीति अपनाई। मतलब इन सबों का कुल मिला जुला कर ये कहना था कि आपका खुद का पुत्र नहीं है तो सारा राज्य किसमें शामिल हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार उसको एडॉप्ट कर लेगी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। धन्वंतरी तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, नहीं आपने नाम सुना होगा इनका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, जी बिल्कुल। धन्वंतरी, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वारामिहिर, चपड़क, ये सब क्या थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी ज्यादा ऊपर हो गया, सॉरी फॉर डिले दोस्तों, ऊपर कर लेते हैं। चलिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाला इंडिका के लेखक थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसमें इंडिका की पुस्तक लिखी गई थी, बड़ी फेमस पुस्तक है दोस्तों। ये भी यूपीएससी पेट 21 में पूछा गया है 2021 वाले परीक्षा में। इसे लिखने वाला कौन था, मेगस्थनीज। इसे कौन लिखा था दोस्तों, मेगस्थनीज इसको लिखा था। नेक्स्ट है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड पारित किया गया था, इसमें हार्डिंग ने पारित किया था, कैनिंग ने पारित किया था, ऑकलैंड ने पारित किया था या फिर मेटकाल्फ ने पारित किया था, बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसे किसने पारित किया था दोस्तों। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह का जो कॉन्सेप्ट था इसे पारित करने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 में था और उसी ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के जरिए पारित हुआ था। और आपको पता होगा दोस्तों, सन 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा जो था उसको बंद किया था, उसने उस पर रोक लगाया था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासों के जरिए। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं, 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब तक फल मिला जबकि सहमति की उम्र अधिनियमों को पारित किया गया, जिसके अनुसार
वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। फिर से पढ़ते हैं। 1891 में बीएम मालबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब विवाह की सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार बालिका का विवाह मतलब इनके प्रयासों से बालिका का विवाह कम से कम अधिक होना चाहिए, और किस पर उसमें बाल विवाह बड़ा तेज पे था, उसमें सामाजिक कुरीतियाँ बड़ी प्रबल रूप से विद्यमान थी समाज में, तो उन्होंने रुक लगाया था। तो उम्र कितनी होनी चाहिए थी? कम से कम जो 12 वर्ष की जो बालिका विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था वो क्या था? 12 वर्ष। 12 वर्ष की लड़की का विवाह नहीं कर सकते, वो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। अब तो खैर 21 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया सती प्रथा को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध, बाल विवाह को अवैध। तो सती प्रथा को अब दोस्तों मैंने बताया ही था, किसने किया था? 1829 में लॉर्ड विलियम बैंटिक ने। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा को अवैध माना था। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों में घोषित किया गया था किसको? कन्या हत्या को अवैध माना गया था। और ये दोस्तों राज्य मंडी परिषद वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें ये आया था। नेक्स्ट चलते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित, हंटर आयोग, मुदलियर आयोग, ये सब किससे संबंधित दोस्तों? शिक्षा से संबंधित है। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? डच शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को, या भारतीय शासक को? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? ब्रिटिश शासकों को जाता है, मतलब अंग्रेजों को जाता है, कुल मिलाकर ये बात है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई? जल्दी आंसर दे दोस्तों। सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में? बताएं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ लागू की गई थी? ये उत्तर प्रदेश में। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून बताया था? तो अभी मैंने दोस्तों चर्चा किया है इसका, इसमें समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में समाज की स्थापना की थी? कौन समाज की स्थापना की थी दोस्तों? तो आपको पता होगा, आर्य समाज की। आर्य समाज कहाँ पे की थी दोस्तों? कलकत्ता में, अहमदाबाद में, मुंबई में, या फिर पुणे में? तो सबको पता है दोस्तों मुंबई में की थी। और इनसे एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, इनका सबसे बड़ा एक इन्होंने पत्रिका प्रकाशित किया था, उसका नाम था क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उन्नीसवां है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, या फिर सैयद अमीर अली? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों? सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज, बताएं दोस्तों।
तो सबको पता है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी समाज की थी? आर्य समाज की, आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद ने किसका स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन, इन्होंने स्थापना की थी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये तो हो गया दोस्तों, तो आपको पता है राजा राम मोहन राय ने। एक ही क्वेश्चन दोबारा दे दिया है, कोई नहीं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो दोस्तों सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन किया था? सती प्रथा का, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ये सब क्या शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर राधाकांत देव। तो दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने बताया जस्ट आपको, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है हमारा रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तभी बताया मैंने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इन्हीं के शिष्य थे रामकृष्ण के, स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। वही हैं जो 1795 ईस्वी में शिकागो में जाकर भाषण दिया था, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। 1896 में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वेल्लूर मठ। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। जो इजी है दोस्तों, उसमें समय व्यतीत नहीं किया जाएगा ज़्यादा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो दोस्तों कहाँ गए थे वो? शिकागो गए थे। कहीं 1893 दिया है, कहीं 1896 दिया है, लेकिन आप 1893 ही लिखिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ था राज्य मंडी परिषद वाला, उसमें उसने 1893 को ही सही माना था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर धौलावीरा? बताएं दोस्तों, बताएं, तब तो मैं पानी पी लेता हूँ। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो धौलावीरा जो है वो 3 भाग में विभाजित है। मोहनजोदड़ो आपको पता ही है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। मोहनजोदड़ो कहाँ है? आपका पाकिस्तान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। लोथल कहाँ है? गुजरात। आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पन्न करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के सबसे बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों में कवर करती है। या फिर सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें सत्य कथन असत्य कथन होना चाहिए दोस्तों, इसमें थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, असत्य। तो सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। दोस्तों ये कथन आपका गलत है, क्योंकि केवल घोड़े का सुरकटदोर में ही मिला है आपका अवशेष। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, लाखलदास बनर्जी ने या फिर RS बिष्ट ने या फिर SR राव? मैंने आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो SR राव ने आपकी लोथल की खोज की थी। लाखलदास बनर्जी जानते हैं आप, हड़प्पा, दयाराम साहनी, सब सारे क्वेश्चन किए जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन पसंद आए होंगे दोस्तों। ये सारे वही क्वेश्चन थे जो कुछ यूपी पेट और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स थे जो पूर्व साल में हुए हैं, उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर कर लीजिए। तो दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है, क्वेश्चन इधर वही क्वेश्चन है, सेम सिलेबस है, इधर उधर करके क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।